हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हमें उनकी जरूरत है, नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि हम उनसे अपनी पहचान जोड़ चुके हैं। हमारी पुरानी आदतें, हमारे डर, हमारे कंफर्ट जोन। एक ऐसी कहानी जो हम रोज खुद से कहते हैं, मैं ऐसा ही हूँ। और शायद सबसे खतरनाक बात, मैं ऐसा ही हूँ, यही है, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी लिमिटेशन को अपनी आइडेंटिटी समझ लिया, उस दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। और यहीं से शुरू होती है डेविड गॉगिन्स की कहानी। लेकिन आज हम गॉगिन्स की कहानी को थोड़ा सा डीपर लेवल में समझेंगे। क्या हमारी लिमिट्स सच में हमारी लिमिट्स है? हाय, मैं हूँ मनीषा और शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। आपकी सबसे बड़ी कैद कहाँ है? सोचिए, आपके सामने एक दरवाजा है। दरवाजा बंद है और आप उसे खोलने की कोशिश करते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर आपका माइंड कहता है, अरे ये तो खुलेगा ही नहीं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हो सकता है दरवाजा वास्तव में लॉक्ड हो, लेकिन हो सकता है आपने कोशिश करना ही बंद कर दिया हो। यही फर्क है एक्चुअल लिमिटेशंस और परसीव्ड लिमिटेशन में। हम अक्सर अपनी क्षमता का अंदाजा अपनी पिछली परफॉर्मेंस से लगाते हैं। मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं है, मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, और न जाने क्या क्या बातें हम ऐसे ही अपने आप से करते रहते हैं। लेकिन साइकोलॉजी हमें बताती है कि हमारी परसीव्ड कैपेबिलिटी, जिसे सेल्फ एफिकेसी कहा जाता है, हमारे एफर्ट और परसिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। इसीलिए पहला सवाल ये नहीं होगा कि मैं कितना कर सकता हूँ, बल्कि यह होना चाहिए कि मैंने अपनी सीमा तय कब कर दी। चैप्टर 2, कंफर्ट आपको कमजोर नहीं बनाता, लेकिन हमेशा कंफर्ट को चुनना आपको ये जरूर बनाएगा कि आप हमेशा अपने कंफर्ट को ही चुनेंगे। मतलब हमारा ब्रेन एफिशिएंसी चाहता है, जहाँ पॉसिबल हो वह एनर्जी को बचाना चाहता है। इसीलिए फैमिलियर रास्ता उसे आसान लगने लगता है। फैमिलियर रूटीन, फैमिलियर थिंकिंग, फैमिलियर एक्सक्यूजेस, और यही कंफर्ट जोन का साइकोलॉजिकल ट्रैप है। आपको हर बार कोई बड़ा दुश्मन हराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपको सिर्फ उस इम्पल्स को देखना है जो कहता है आज रहने दो। यही डिसिप्लिन पैदा करता है। डिसिप्लिन का मतलब हर दिन खुद को टॉर्चर करना तो बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि डिसिप्लिन का असली मतलब तो यह है कि जो महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट है, उसे मूड से ऊपर रखना। और यही बात हमें योगा भी सिखाती है। योगा की कई टीचिंग्स, जैसे पतंजलि कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अर्थात मन की चंचलता को साधने के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों ही आवश्यक हैं। अभ्यास का मतलब होता है बार बार लौटना, प्रैक्टिस करना, और वैराग्य का मतलब होता है हर बार रिजल्ट के पीछे अपनी आइडेंटिटी को खो ना देना। यानी काम तो करो, लेकिन हर बार अपने मन की हर इच्छा के गुलाम मत हो जाओ। चैप्टर 3 है, मोटिवेशन अनरिलायबल क्यों है? हम मोटिवेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सोमवार को मोटिवेशन, नया बुक, नया प्लान, नया रेजोल्यूशन, और फिर 3 दिन बाद क्या होता है? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशनल स्टेट है, लेकिन आइडेंटिटी एक डीपर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम चाहते हैं कि हमें एक्सरसाइज करनी है, तो एक्सरसाइज हमारे लिए केवल एक टास्क नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि मैं अपने शरीर का ध्यान रखने वाली इंसान बनूंगी या बनूंगा, तो बिहेवियर जो है वो आइडेंटिटी से जुड़ जाता है। यही कारण है कि आपको हर सुबह अपने आप से बहस नहीं करनी चाहिए। आपको ऐसी आइडेंटिटी बनानी चाहिए जिसमें सही बिहेवियर बिल्कुल नेचुरल लगे। गॉगिन्स जो राइटर हैं का डीपर लेसन भी यही है। अपने पुराने वर्जन को परमानेंट मत मानो। आपका पास्ट आपकी डेस्टिनी नहीं है और यू कैन चेंज इट। चैप्टर 4 है, आपका ब्रेन हमेशा पेन से डरता है, लेकिन पेन हमेशा आपका दुश्मन नहीं है, आपका एनिमी नहीं है। कैसे? अब यहाँ एक बहुत सब्टल बात है। देखो, पेन 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है डैमेज का सिग्नल और दूसरा चैलेंज का सिग्नल। इन दोनों को कंफ्यूज करना बहुत खतरनाक है। हर पेन को इग्नोर करना करेज नहीं होता, और हर डिस्कम्फर्ट से भागना भी विजडम नहीं है। साइंस में एक्सरसाइज और स्ट्रेस रिसाइलेंस के बीच संबंध पर काफी रिसर्च है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को ब्रेन फंक्शन, न्यूरोट्रॉपिक सिग्नलिंग और स्ट्रेस रिसाइलेंस से जोड़ा गया। हालांकि मैकेनिज्म्स कॉम्प्लेक्स है और हर व्यक्ति पर एक जैसा प्रभाव नहीं होता, इसलिए गॉगिन्स की टीचिंग्स को एक हेल्दी इंटरप्रिटेशंस में समझना चाहिए। हमने आपको तोड़ना नहीं, अपने आप को भी नहीं तोड़ना। हमारा मेन एम होना चाहिए कि हम अपनी बॉडी पर काम करें, लेकिन उससे उसकी लिमिट क्रॉस ना करवाएं। अपनी कैपेबिलिटी को ग्रेजुअली एक्सपेंड करें। डिफरेंस बहुत बड़ा है। चैप्टर 5, जब शरीर कहता है बस, तब असल में अंदर की आवाज किसकी होती है? सोचिए, आप दौड़ रहे हैं, आपकी सांसें बहुत तेज हैं,
पैर भारी और आपका मन कहता है बस। लेकिन यहाँ एक फैसिनेटिंग क्वेश्चन है, क्या यह बस वास्तविक साइकोलॉजिकल लिमिट है या ब्रेन का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स? रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। फटीग कई सिस्टम्स का रिजल्ट है। हमारी मसल्स, एनर्जी अवेलेबिलिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिमांड, परसेप्शन, अटेंशन, मोटिवेशन और ब्रेन की इंटरप्रिटेशन। इसलिए परसीव्ड एग्जॉशन को सीधे फेक कहना साइंटिफिकली सही नहीं है। लेकिन एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, हम फटीग को केवल शरीर से नहीं माइंड से भी एक्सपीरियंस करते हैं। यही वो जगह है जहाँ मेंटल ट्रेनिंग काम आती है। आप सेंसेशन को नोटिस करते हैं, उससे तुरंत आइडेंटिफाई नहीं करते और कहते हैं यह डिस्कम्फर्ट है, यह मेरा पूरा अस्तित्व नहीं है। यहीं से आपकी जो अवेयरनेस होती है वो शुरू होती है। चैप्टर 6 हमें बताता है आई एम टायर्ड और मुझे टायर्डनेस महसूस हो रही है में कितना बड़ा फर्क है। यह छोटा सा लिंग्विस्टिक चेंज बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल चेंज ला सकता है। पहले मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ, दूसरा मुझे थकान महसूस हो रही है। पहले में आइडेंटिटी बन रही है और दूसरे में ऑब्जर्वेशन। यही माइंडफुलनेस की शक्ति का एक हिस्सा है। रिसर्च में माइंडफुलनेस को अटेंशन और इमोशन रेगुलेशन से जोड़ा गया है। हालांकि इफेक्ट्स, कॉन्टेक्स्ट और इंटरवेंशन के अनुसार अलग अलग होते हैं और यही योग भी हमें इसी लैंग्वेज में बहुत सुंदर आइडिया देता है दृष्टा का। आप अपने थॉट्स नहीं है, ना ही आप अपने इमोशंस हैं, आप अपने इम्पल्सेस भी नहीं है, आप उन्हें देख सकते हैं और जो व्यक्ति अपने इम्पल्स को देख सकता है वह उसके पीछे भागना जरूरी नहीं समझता। चैप्टर 7 हमें बताता है कि असली बैटलफील्ड बाहर नहीं बल्कि हमारे अटेंशन के अंदर है। कैसे? हमारा अटेंशन जहाँ जाता है हमारा एक्सपीरियंस वहीं बनता जाता है। अगर आपका ध्यान लगातार क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पर है, तो आपका माइंड एक इमेजिनरी फ्यूचर में जी रहा है। लेकिन अगर अटेंशन वापस आता है कभी अभी क्या करना है, तो प्रॉब्लम थोड़ा सा छोटी जाती है। एक स्टेप फिर अगला। इसलिए कभी कभी पूरी जिंदगी बदलने के लिए पूरी जिंदगी के बारे में सोचना बंद करना पड़ता है। बस यही है असली कदम। चैप्टर 8 गोगिन्स की सबसे पावरफुल टीचिंग्स शायद और कहो नहीं है। यह डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। नेवर फिनिश्ड को सिर्फ इस तरीके से पढ़ना कि और ज्यादा पेन सहते रहो बहुत शैलो एंड बहुत हल्की इंटरप्रिटेशन होगी। डीपर लेसन ये है कि अपने पुराने मेंटल मॉडल को चैलेंज करो, क्योंकि अगर आपका पूरा जीवन आपकी करेक्ट आइडेंटिटी के रूल्स से चल रहा है तो ग्रोथ कैसे होगी? आपको अपने बारे में नई एविडेंस क्रिएट करने होंगे। आज आपने कहा मैं नहीं करूंगा, लेकिन आपने किया तो ब्रेन को नया एविडेंस मिला। फिर कल थोड़ा और, फिर एक और रिपीटिशन। धीरे धीरे आपकी सेल्फ इमेज बदल सकती है। यहाँ सेल्फ एफिशिएंसी महत्वपूर्ण होती है। जब व्यक्ति अनुभव करता है कि वह कठिन टास्कों को हैंडल कर सकता है तो फ्यूचर चैलेंजेस के प्रति उसका विश्वास बदल जाता है। इसलिए कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, कई बार एविडेंस पहले आता है और फिर कॉन्फिडेंस। चैप्टर 9 नेवर फिनिश्ड का सबसे गहरा अर्थ क्या है? अब किताब के टाइटल पर आते हैं। नेवर फिनिश्ड, इसका अर्थ यह नहीं कि आप सभी कभी सेटिस्फाइड ही ना हो। यह टॉक्सिक माइंडसेट होगा। इसलिए इसका असली जो अर्थ है वो यह है कि आपको हर दिन खुद को पनिश करना है। इससे डीपर मीनिंग को ऐसे समझिए कि आपका डेवलपमेंट कभी पूरी तरीके से समाप्त ही नहीं होता। आप आज जितने हैं वह फाइनल वर्जन नहीं है। आपका माइंड सीख सकता है, आपके स्किल्स बदल सकती हैं, आपकी हैबिट्स बदल सकती हैं और आपका शरीर एडेप्ट कर सकता है। आपकी इमोशनल रेगुलेशन डेवलप हो सकती है और आपकी आइडेंटिटी भी इवॉल्व होती है। न्यूरोसाइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी का बेसिक प्रिंसिपल यही दिखाता है कि ब्रेन अनुभव और लर्निंग के अनुसार बदलने की क्षमता रखता है। हालांकि इसे कुछ भी संभव है, जैसी अनलिमिटेड फ्लेम में बदलना गलत होगा। तो नेवर फिनिश्ड का मतलब है मैं इनकम्प्लीट नहीं हूँ, मैं इवॉल्विंग हूँ। चैप्टर 10 लेकिन ग्रोथ के साथ एक दूसरा पक्ष भी तो चाहिए हमें ना, वो क्या होगा? यहाँ गोगिन्स और योग एक फैसिनेटिंग कन्वर्सेशन करते हैं। गोगिन्स हमें बताते हैं कि पुश और योगा कहता है ऑब्जर्व। गोगिन्स पूछते हैं, जो कि बुक के राइटर हैं, तुम कितना आगे जा सकते हो, बल्कि योग पूछता है कौन आगे जाना चाहता है। और यही एक बहुत बड़ा गहरा बैलेंस मिलता है। केवल एफर्ट्स आपको बर्नआउट तक ले जा सकते हैं, केवल डिटैचमेंट कभी कभी एक्शन से दूर ले जा सकते हैं। इसलिए पतंजलि का सूत्र इतना सोफिस्टिकेटेड सा लगता है। अभ्यास प्लस वैराग्य, मतलब प्रैक्टिस भी और नॉन अटैचमेंट भी, एफर्ट्स भी और अवेयरनेस भी।
डिसिप्लिन का हाईएस्ट लेवल क्या है? शुरुआत में डिसिप्लिन होता है मुझे करना पड़ेगा, फिर आता है मैं कर सकती हूँ, फिर मैं करती हूँ और एक स्टेज पर यह मैं हूँ। यही आइडेंटिटी लेवल चेंज है। लेकिन एक और लेवल है जहाँ आप कहते हैं मैं करता हूँ लेकिन मुझे इसका अहंकार नहीं है। यही योगा का वैराग्य फिर सामने आता है। आप प्रैक्टिस करते हैं लेकिन अपने परफॉर्मेंस से अपनी वर्थ को नहीं जोड़ते। आप जीतते हैं लेकिन जीत आपकी आइडेंटिटी नहीं बनती। आप फेल होते हैं लेकिन फेलियर भी आपकी आइडेंटिटी नहीं बनती। आप बस अगली बार फिर से प्रैक्टिस करने लगते हैं। आपको अपने पुराने सेल्फ से लड़ना नहीं है। कई सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स में आपने सुना होगा कि अपने पुराने वर्जन को डिस्ट्रॉय करो, लेकिन शायद बेहतर तरीका ये है कि उसे समझो, क्योंकि आपका पुराना सेल्फ किसी समय सर्वाइवल स्ट्रेटेजी था। उसने आपको बचाया होगा, आपको आपका कंफर्ट दिया होगा, रिजेक्शन से बचाया होगा, फेलियर और पेन से भी। इसलिए उससे नफरत मत कीजिए, उसे थैंक्स बोलकर खुद से पूछिए, क्या अब मुझे तुम्हारी यानी कि अपनी प्रीवियस सेल्फ की जरूरत है? यही मैच्योरिटी है। ग्रोथ का मतलब अपने पुराने सेल्फ को मारना नहीं होता, बल्कि उससे आगे निकलना होता है। चैप्टर 12 बताता है कि सबसे कठिन रेपिटेशन कौन सी है, जिम की रेपिटेशन या रनिंग की, मेडिटेशन की। बल्कि सबसे कठिन रेपिटेशन है हर बार गिरने के बाद वापस उठना। एक खराब दिन, फिर दूसरा, फिर फेलियर, फिर न जाने कितनी ही रिकवरी और फिर से शुरुआत। यही नेवर फिनिश्ड एक फिलॉसफी बन जाती है। आपका गोल परफेक्ट होना नहीं है, आपका गोल है रिटर्न करना, बार बार शुरू से शुरुआत करना। चैप्टर 13 हमें एक सॉल्यूशन देता है स्ट्रॉन्गर बनने का, एक एक्सपेरिमेंट देता है। अगले 7 दिनों में अपने लिए कोई बहुत बड़ा टारगेट मत रखिए, बस एक छोटी सी चीज चुनिए जिसे आप रोज भाग सकते थे और उसे थोड़ा सा कीजिए, इतना कि आपका माइंड कहे मैंने आज भी अपने शब्दों का सम्मान किया। यही छोटी विक्ट्रीज आपकी आइडेंटिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और धीरे धीरे आप अपने बारे में एक नई कहानी लिखने लगेंगे। तो इस बुक ने हमें क्या सिखाया कि अपनी वर्तमान पहचान को अपनी अंतिम सीमा मत समझो। आज आप जो कुछ भी हैं वह आपकी कहानी का बस एक छोटा सा चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। आपकी क्षमता का एक छोटा सा स्नैपशॉट है, फाइनल फोटोग्राफ नहीं। और शायद जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा यही है कि आप अपने बारे में अपना अगला वर्जन अभी जानते ही नहीं, लेकिन आप उसे बना सकते हैं, एक डिसीजन से, एक रेपिटेशन से और अनकंफर्टेबल एक्शन से, ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन से और फेलियर होने के बाद एक और अटेम्प्ट से। बस एक और कॉन्शियस स्टेप। यही है नेवर फिनिश्ड की पूरी स्टोरी और पूरा कोर कॉन्सेप्ट। होप यू विल ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।